नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो प्रथम पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों ये जो भी प्रश्न है सबको मैं ट्रिक विधि से सॉल्व करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये ट्रिक सीख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया था। हाँ, आंकड़े डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम के निकलने के बाद कोई भी कैंडिडेट को पूरी तरीके से आंकड़ा याद नहीं रहता है, बस ये बताता है कि इस प्रकार की एक प्रश्न इस पैटर्न पे आए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो देखने से एक अंदाजा होगा कि ट्रेंड में क्या है, क्या पूछे जा रहे हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था जो कल भी पूछा गया था, हूबहू क्वेश्चन तो नहीं, आंकड़े अलग किए गए थे लेकिन पैटर्न कल भी यही पूछा गया था। समचतुर्भुज की एक विकर्ण की लंबाई 12 दिया था और अन्य विकर्ण की लंबाई 27 है। तो एरिया पूछा है आपसे, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। बस आपको इसी में रख देना है, हाफ इंटू 12 इंटू 27। इसको काटेंगे 6, 7 6 42, 2 6 12 2 14, 142 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और कल जो पूछा गया था कि विकर्ण दे दिया था, एक ही विकर्ण और क्षेत्रफल दे दिया था, तो वहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया था। लेकिन आज जो है दोनों डायमीटर देके जो है आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। एक प्रश्न आया था 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी यदि मूलधन ए रुपया है, मान लीजिए कुछ भी मूलधन है, x रुपया होगा, वहाँ दर 8% वार्षिक है और उतने ही समय का साधारण ब्याज 1000 रुपया है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 वर्ष के लिए दोनों बराबर होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के लिए जितने वर्ष उतनी बार रेट से गुना हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट में। तो 2 वर्ष में 16% हो गया होगा मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट। तो 16% की वैल्यू आपको गिवन है कि 16% बराबर दिए रखा है 1000 रुपया। 16% की वैल्यू जो है 1000 रुपया। तो आप जो है 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आपको मूलधन निकालने की क्या जरूरत है, 8% दर है तो 2 वर्ष के लिए क्या बताया हमने, 2r r स्क्वायर बताया है। तो 8 दूनी की 16.64% जो है आपको निकालना है। तो 16% तो है ही, अब 16.64% इसका निकालना है तो ये मूलधन निकल गए। अब इसी का जो है 16.64% निकाल लेंगे, यानी 1000/16 गुने 100 से गुना किया तो 100%। अब इसका निकालना है हमें 16.64%। बस यही निकालना है, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। यहाँ से 4 से काटेंगे, 16 से काटेंगे फिर भी कटेगा ये, इसको मैं 2 जीरो नीचे रख लेता हूँ। 16 0 4, 104 से कट गया, 2 जीरो से इसको उड़ा दिए, 104 पे जो 1040 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक रीजनिंग का सवाल है। इस प्रकार का सीरीज आया था एक 10 40 90 61 52। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर है और आंकड़ों को उलट देता है, 2 का स्क्वायर 4 है, आंकड़ों को उलट दिया है, 0 4 लिखा है, 4 0 लिखा है, 0 4 है ये, सॉरी 0 4 है ये, 4 0 है, सॉरी 4 0 ही है ये, उलटने वाली सीरीज है यहाँ पे। फिर 90 है, 9 को 09 को 90 लिखा है, फिर 16 को 61 लिखा है, फिर 25 को 52 लिखा है। आपको 6 का स्क्वायर करना है 36, इसको उलट देना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63। तो इस प्रकार के एक सिंपल से और काफ़ी जटिल लॉजिक आया था। अगर आप आदमी दिमाग ना लगा पाए, गुना भाग जोड़ करने लगे तो गुना भाग जोड़ करते ही रह जाएंगे, लेकिन ये बनेगा नहीं। एक अगला प्रश्न ट्रिगो का आया है इस प्रकार का, ये टाइप नहीं कर पाया, मैं इसे लिख लिया हूँ। ये है कि 1 + sin a √1 - sin a का जो है सरलीकरण क्या है। तो कल भी मैंने बताया था कि हर परिमेयकरण कभी भी किया जाता है आपको जब भी ट्रिगो का इस प्रकार का फंक्शन आता है। आप जो है अलजेब्रा में भी लगाते हैं, ट्रिगो में भी हर परिमेयकरण लगाते हैं, तो इस कंजुगेट से गुना कर देते हैं। तो 1 + sin a ऊपर है, नीचे में क्या है 1 - sin a है, तो हम 1 + sin a से गुना कर देंगे। कंजुगेट करने का मतलब जो नीचे में साइन रहता है उसको विपरीत साइन से गुना कर देते हैं। तो 1 + sin a से हमने गुना कर दिया, रूट के अंदर ही सब क्रिया होगी, 1 + sin a से गुना कर दिया। तो ऊपर में क्या हो गया, √1 + sin a का होल स्क्वायर हो गया, 1 + sin a का होल स्क्वायर हो गया। नीचे में हो गया a + b इंटू a - b दिया है, तो क्या हो जाएगा a² - b², 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब रूट से बाहर निकलेगा तो नीचे हो जाएगा आपका cos a और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + sin a, क्योंकि 2 बार है, 1 + sin a का होल स्क्वायर है। अब इसको आप अलग अलग करेंगे तो 1/cos a का मान क्या होता है sec a, और प्लस का साइन है तो प्लस, sin/cos क्या होता है tan होता है, तो sec a + tan a जो है आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक आया था कि जो मैंने बताया था, आप थंबनेल पे भी देख सकते हैं, कल के मैथ में मैंने हूबहू आपको ये बताया था
तो यही जो है आंकड़े अलग हैं। 10 तथा 50 का तृतीयानुपाती क्या होता है? कल हमने बताया कि जब भी मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती आपसे पूछता है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मध्यानुपाती हो तो भी 2 ही डिजिट रहेगा, तृतीयानुपाती पूछे तो भी 2 ही डिजिट रहती है, आंकड़े तो 2 ही रहती है। अब 2 रहते हैं तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अगर मध्यानुपाती पूछे तो दोनों को रूट में घुसा दो, ए बी कर दो। अगर मान लो कि ए की जगह पे 10 है, बी के 50 है, अगर इतना भी समझ मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो और मैं नीचे से चलता हूं। अगर 2 आंकड़े ए बी है, दोनों को रूट में डाल दीजिए और बाहर निकाल दीजिए, हो गया आपका मध्यानुपाती हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में हमने कहा था कि जो है बी स्क्वायर बाय ए करना है, आपको बी स्क्वायर बाय ए करना है। लास्ट वाले का स्क्वायर करो और पहले से भाग दे दो, तो 50 गुने 50 बाय 10 कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 50 पंचे के 250 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है 5:20 पर छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच का कोण क्या होगा? घंटा और मिनट वाले सुई के बीच का कोण। दोस्तों सब दिन जो है ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। कल 3:10 पूछा गया था, आज 5:20 एक्चुअल प्रश्न है, ये पूछा गया था। तो इस प्रकार की 5:10 पे घड़ी का सुई और घड़ी में थीटा कोण आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया है इसके रामबाण तरीके क्या है, 11m/2 - 30h। इस पे आपको रख देना है, इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। 11 गुने यहाँ पे मिनट की वैल्यू कितनी है 20/2 करना है -30 और घंटा की वैल्यू कितना है 5। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको 10 से गुना किए तो 11 दाही की 110 होती है और 30 पचाई के 150 होती है। 110 में से 150 गया तो 40, माइनस में टाइम कभी नहीं होती है तो आपका आंसर 40 भी हो सकता है। और अगर 40 नहीं आए तो 360 में से 40 घटाइएगा तो 320 भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए इतना दूर का कोण पूछा, ये भी तो कोण है तो बड़ा कोण भी हो सकता है ऑप्शन में, और ये भी हो सकता है, अगर ये नहीं है तो बड़ा होगा, इसीलिए 360 में से घटा देते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है 2.1% की दर से 1000 रुपये का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आज SI और CI से 2 प्रश्न पूछे गए, दर यही दिया था एक्चुअल 2.1%। तो मैंने बता रखा है कि 2 वर्षों के लिए क्या होता है, रेट को किस फॉर्म में ले जाते हैं, आर स्क्वायर के फॉर्म में ले जाते हैं। लेकिन अगर ये परसेंटेज वाले को आप ले जाएंगे तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, इसीलिए मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले 1 वर्ष का मैं निकाल लेता हूँ। तो 1 वर्ष का 1000 रुपये का मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर ही होता है। तो मैं 2.1% निकालूंगा इसका, तो मैं इसका 2.1% निकाल लेता हूँ। ये मैं एक जीरो डाल दिया तो ये 21 हो गया, फिर मैं परसेंटेज के लिए 100 डाल दिया, यहाँ से मेरा तीनों जीरो कट गया, ऊपर का हो गया 21 रुपये आ गए। तो मतलब 1 वर्ष में कितनी हो गया रहेगा टोटल मूलधन 1021 रुपया। अगले वर्ष कितना मिलना है इस पे, फिर से मिलना है 2.1%। अब 2.1% इसका आप निकाल लीजिए, यही जो निकले 1021 में जोड़ दीजिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये अनुमान से भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1021 का 2% आप निकालेंगे, 1020 पकड़ लीजिए, तो 2% इसका अगर आप निकालेंगे तो 10.2 यानी 10.2 या 3 के बीच में आएगा। तो 2.10 और 3 के बीच में आएगा। तो 1021 पहले से निकला था, अब 21 रुपया से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 1042 और 10 और जोड़ ली तो 1050 के अंदर वाली जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज खाली पूछा है तो 50 से कम रुपए का जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। एक प्रश्न आया था कि बेलन की वक्र पृष्ठ क्या होगी यदि ऊंचाई 7 सेमी और आधार का क्षेत्रफल जो है 77 है। कल परिधि दिया गया था और वहां पे क्षेत्रफल पूछा था, आज वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाइट आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि बेलन का आधार कैसा होता है, इस प्रकार का होता है बेलन। आधार क्या कैसा होता है सर्किल के जैसा, तो सर्किल का आधार का क्षेत्रफल मतलब सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 77। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू है आपके पास 77, 11 दूनी की 22, 11 से 77, 49/2 आपका आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो आर का वैल्यू क्या हो गया 7/√2 आ गया, 7/√2 ही आएगा, हाँ बराबर है 7/√2 आ जाएगा। उसके बाद इसी मान को इसमें आपको पुट कर देना है, आर का वैल्यू निकल गया 7/√2 बराबर आर। अब यहाँ पे मुझे 2 गुने पाई मतलब 22/7 गुने आर की वैल्यू मतलब 7/√2 और गुने एच की वैल्यू मतलब 7। अब यही को मुझे सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं √2 से 2 को काट दिया, 22 सत्ते के 154 होता है और 154√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। एक अगला प्रश्न है कि ए बी की आय का अनुपात 2 और 3 दे रखा था और उसके बीच का अनुपात 3:2 थे। बी की बचत 4000 है
और ए की खर्च कितनी है यदि बी ने 8,000 रुपये खर्च किए हैं। काफी मतलब लैंग्वेज को घुमाया गया प्रश्न को, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, बचत के अनुपात कितने हैं 3:2। बी की बचत कितना है, बचत के अनुपात है 3:2 और बी की बचत जो है ये दे रखा है आपको 4,000 रुपये। तो 2 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएंगे 6,000 रुपये। तो ए की बचत कितने निकल गए 6,000 रुपये। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए की खर्च पूछा जा रहा है। और बी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है कि बी ने 8,000 रुपये खर्च किए हैं और 4,000 बचाए हैं। तो 8,000 रुपये खर्च भी किए हैं, तो टोटल बी का इनकम कितना हो गया 8,000 खर्च और 4,000 बचत, तो 12,000 रुपया। अब 3 यूनिट की जो वैल्यू है आय का दे रखा है, 3 यूनिट का वैल्यू का मान आ गया हमारे पास 12,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू की मान कितना आ जाएगा 8,000 रुपये, है ना। और 6,000 रुपये तो ए क्या करते हैं बचत कर लेते हैं, तो 2,000 रुपया खर्च कर रहा होगा। काफी सिंपल सा प्रश्न था लेकिन काफी लैंग्वेजों का जाल था यहाँ पे, देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए 2 और 3 के अनुपात में जो इनके आय के अनुपात है और बचत के अनुपात 3:2 में है। बी की बचत 4,000 है, तो बी की 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। मतलब ए की बचत जो है सेविंग जो है 6,000 रुपया हो जाएगा। और बी ने 8,000 रुपया खर्च किया, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो बी की टोटल इनकम कितने हो गए 8,000 रुपया खर्च और 4,000 बचत, मतलब 12,000 रुपया। 12,000 रुपया जो है बी की जो टोटल जो मतलब इनकम हो गए। और इनकम का रेशियो क्या है 3 यूनिट का वैल्यू 12,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000। चूंकि ये जो है 6,000 रुपया सेव कर पा रहे हैं, तो 2,000 रुपया खर्च कर रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, फिक्स पैटर्न का ये सवाल है। ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी 25 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा सी 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इसके सवाल के लिए क्या है 2 गुने तीनों का आपका एलसीएम ले लेना है और बट्टा जो है ए प्लस बी का एलसीएम बट्टा एलसीएम देना है, प्लस बी प्लस सी बाय एलसीएम करना है, प्लस सी प्लस ए बाय एलसीएम करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ। तीनों का अगर एलसीएम ले लें 20, 25 और 30 का अगर एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना होगा 30 दूनी के साथ 90, 120, 150 भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 10 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, 2 ले लिए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 5 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 की 15, 5 ले लिए, 5 3 15 दूनी की 30, 30 5 के 150 दूना के 300 हो जाएगा। तो एलसीएम गुने 2 हमने कहा, तो 300 इंटू 2 और 300 के पहले वाले से भाग दो, पहले वाले से तो 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15, प्लस दूसरे वाले से 25 से तो 12 और प्लस तीसरे वाले से तो 10, तो 15 10 25 2 27 10 37, यानी 600/37 पूर्णांक में आंसर आएगा इसका और दिया रहेगा। इतने दिन में तीनों मिलकर काम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही प्रश्न। एक और प्रश्न है यहाँ पे, एक और प्रश्न है। एक प्रश्न है कि 20 संख्याओं का औसत 16 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत जो है 18 है, तो 10वीं संख्या क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 20 संख्याओं का औसत कितना है 16 है, तो आपका जो रियल एवरेज है कितना है 16 है। उसके बाद प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है -1 हो गया है 15 हो गया है, तो -1 गुने 10 कर लेंगे। उसके बाद अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, आपके रियल एवरेज कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया है, तो 2 गुने 10 कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी -10 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी +20। अब इन दोनों को जब हल करेंगे तो कितना निकलेगा प्लस में 10। तो आप देख लीजिए कि इस प्रकार फिक्स पैटर्न का सवाल है ये। अगर ओवरलैप कर रहा है संख्या तो आप साइन को चेंज नहीं करेंगे। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो आप साइन को चेंज कर देंगे। ये वाला जो रिजल्ट आया है 10, इसके साइन चेंज कर देंगे। चूंकि 10 यहाँ पे पॉजिटिव आया, मैं निगेटिव बना दूंगा और जो एक्चुअल एवरेज है उसके साथ सक्रिय कर दूंगा। तो एक्चुअल एवरेज कितना है 16, यहाँ पे पॉजिटिव साइन में 10 आया है तो मैं निगेटिव साइन में 10 कर दूंगा। तो जो 10वीं संख्या होगी ना ये 6 होगा। अगर ये आंकड़ा ओवरलैप करता कि मान लो कि एक 10 संख्याओं का औसत बता रहा है और एक 11 का, तो 21 हो जाता और टोटल संख्या 20 था, तो ओवरलैप कर रहा है तो उस समय में इस 10 की आप साइन चेंज नहीं करते, 26 हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं जीके जीएस के एनालिसिस के साथ। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।